बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं आपके साथ है ना आदिल और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। ये थोड़ा रुक के बोला, ऐसे रोबोटिक्स की आवाज़ आई। कभी कभी मैं सोचता हूं, बल्कि ये हो ही सकता है, अब तो क्या ही नहीं हो सकता कि एक दिन ऐसे आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बैठे हुए एंकर्स आपको ग्रीट करेंगे। और लेकिन एक बात याद रखिएगा डे व्यूअर्स, उनमें कोई जज्बात नहीं होता, फील नहीं करेंगे जब आपके बिल ज़्यादा आएंगे तो जो दिया जाएगा वो पढ़ देंगे। तो लेकिन ये वक्त बहरहाल आ सकता है। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, इस उम्मीद के साथ कि दिन आपका अच्छे से शुरू हुआ है, हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कर लीजिए। वंस अगेन इट्स बुध 6 ज़ीक़त 15 मई, और उम्मीद है कि आपका दिन इंशाल्लाह वेल प्लान्ड अच्छा गुजरने वाला है। कल पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच हुआ और यही हमारे प्रोग्राम का आगाज़ भी है। थैंक्स गॉड हम ये मैच हारे नहीं, बल्कि न सिर्फ हारे नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबली जीते। एंड दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। और मुझे पहले ही पता था, आपको पता है ना, मैंने कल ग्रीन भी मैंने कल ग्रीन पहना था अपनी टीम से सॉलिडेरिटी के लिए आयरलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में। अच्छा ये भी है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने हैं हमारे बैटर्स के। कल खेले जाने वाले मैच में जो हमारे बाबर आजम साहब हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे बहुत खुशी है। अच्छा रिकॉर्ड तोड़ने की बाबर का रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाबर के हवाले से ये कि वो मैच विनिंग इनिंग जरा कम है उनके पास, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर जनाब, एक तो बाबर आजम ने कल शानदार किस्म के छक्के भी लगाए और विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। इसके अलावा बाबर ने जो बेन वाइट के एक ओवर में 4 छक्के लगाए थे और 25 रन बनाए थे, उसके कुछ विजुअल्स भी हैं, वो बल्कि आप साथ साथ देख भी रहे हैं। देखिए ना क्या जबरदस्त किस्म के छक्के कल बाबर ने, कोई ऑलमोस्ट 178 का स्ट्राइक रेट था कल बाबर का ऑलमोस्ट, जिसके तहत उन्होंने रन बनाए। और इसके अलावा ये पहला मौका था जब किसी पाकिस्तानी बैटर ने T20 इंटरनेशनल के एक ओवर में 25 रन बनाए हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। बाबर जब बनाने पे आए हैं तो बना ही दिए उन्होंने। खैर ये डबलिन में खेला गया था तीसरा मैच भी, और T20 मैच था ये। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने दूसरी विकेट के लिए 139 रन बनाए। वंस अगैन पाकिस्तान के जो साइम थे, आई थिंक 14 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर अंडर प्रेशर आ गई और फिर बड़ा मसला हुआ। खैर इंटरनेशनल मैचेस की अगर बात करें तो इसमें ये 10वीं सेंचुरी शराकत है, जिसके साथ ही इंटरनेशनल T20 में 10 सेंचुरी पार्टनरशिप्स करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और ये साथ ही जो दोनों खिलाड़ी उनकी शराकतदारी में 3000 रन बनाने वाली पहली जोड़ी भी बनी। जी हाँ, इससे पहले आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और बेल बारन ने ये जो शराकतदारी है इसमें रन्स बनाए थे। भारत के रोहित शर्मा और KL राहुल के दरमियान T20 इंटरनेशनल्स में 5 सेंचुरी शराकत बनाई है, जबकि ये T20 इंटरनेशनल्स में बाबर आजम की 17वीं सेंचुरी पार्टनरशिप थी। वो सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल सेंचुरी पार्टनरशिप करने वाले खिलाड़ी हैं। और मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें तो उन्होंने 13वीं मरतबा सेंचुरी पार्टनरशिप में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। इस मैच में 75 रन की इंफरादी इनिंग्स के साथ बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50 रन से ज्यादा की इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी भी वो बन गए। कितने सारे रिकॉर्ड बनाए। ने फिर 3 विकेटें भी ली, लेकिन पेसर आमिर साहब फिर कोई कामयाब नहीं। हसन अली कल कोई कामयाब नहीं, 40 रन दिए उन्होंने और कोई विकेट नहीं ले पाए। सो ऐसे लगता है बाबर नामा हो गया हमारा ना, ये जो शो है या स्टार्ट है। इट्स ओके। हमारे साथ तज्जियाकार भी हैं और आज बड़ी खबर में मिसी पे बात करें तो सबसे पहले वी हैव द तज्जियाकार सैयद अवैस साहब मौजूद हैं, रिशाद महमूद साहब मौजूद हैं, हमारे रेगुलर इन हाउस तज्जियाकार भी कह सकते हैं, अब तो इनको इस हद तक रेगुलर है हमारे साथ। आप दोनों साहिबान का शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। क्या हाल है रिशाद भाई, क्या हाल है अवैस? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। स्टार्टिंग विद यू रिशाद भाई, हाउ यू सी दिस विक्ट्री, कैसी जीत थी ये? जी हाँ, ये एक तो ये कि बहुत ही जरूरी जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान का मोरल बूस्ट करने के लिए जिस तरह से पहला मैच हारे थे तो एकदम से स्पिरिट डाउन हो गई थी और लोग ये सोच रहे थे, जनरल ओपिनियन भी आ रहा था फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ कि क्या पाकिस्तान आयरलैंड से भी अब नहीं जीत सकता, लेकिन ये कि पाकिस्तान ने उसको गलत साबित किया, फिर सेकंड जीता और थर्ड जीता। तो आई थिंक बहुत मोरल बूस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा जरूरी था जीतना, क्योंकि प्लेयर्स के अपने माइंड सेट के लिए और आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी ये बीच में इंग्लैंड की भी सीरीज है, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि पाकिस्तान ने जीता है ये मैच। ठीक है। अच्छा अवैस से भी जान लेते हैं कल के मैच पे राय। अवैस कैसे देखते हैं कल की जीत को आप? खुश नहीं है, वो आयरलैंड के साथ थे। आयरलैंड के साथ था, लेकिन कल लगा नहीं पाकिस्तान टीम खेल रही है सीरियसली जो अब तक इस टूर्नामेंट में देखा। यार ये बड़ी ज्यादती करते हैं आप वैसे, सॉरी टू कट यू। जिस दिन अच्छा खेलती है टीम आप कहते हैं लगता नहीं है पाकिस्तानी टीम खेल रही है। आपको ट्रस्ट नहीं अपने प्लेयर्स के ऊपर? नहीं इमरान में देखते हैं पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है, लेकिन इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब स्ट्राइक रेट की बात आती है तो बहुत ही कम आप पाकिस्तान टीम को स्ट्राइक रेट चेज करते हुए इतने स्ट्राइक रेट से
आपने कभी देखा है? क्योंकि पाकिस्तान टीम पे मैंने कहा ना, प्रेशर सिचुएशन तो थी, चाहे हम पहला मैच जीते, लेकिन आपको आयरलैंड को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बड़ा अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है उनके प्लेयर्स ने। लेकिन कल के मैच की बात करूं तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स, चाहे वो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट को लेके हो, चाहे रिजवान की अपना बैटिंग को लेके हो, फिर उसके बाद 300 प्लस स्ट्राइक रेट, आजम खान भी कल आपको नजर आए। तो स्ट्राइक रेट वाला मामला तो कल बड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आपको नजर आता है। लेकिन थोड़ा सा फिर मैं उसी चीज पे आना चाहूंगा कि जब मैंने कल भी शायद आपसे बात की थी कि अगर मैं बात करूं प्लेयर्स कैटेगरी की बात करूं, किस पोजीशन पे किस प्लेयर को आपने खिलाना है, बहुत सी इस वक्त अप्रिसिएशन भी हो रही है। जहां पर दूसरी तरफ पे अगर बात करें तो उस्मान खान की फिर बार बार बात हो रही है कि यार अगर आप उसको लेके गए हुए हो, आपने उसको ट्रस्ट दिखाया हुआ, तो यार उसको आपने आखिर कब खिलाना है, उसको एक ट्रस्ट वर्दीनेस उसकी रीगेन करने के लिए, फॉर्म रीगेन करने के लिए। इंग्लैंड के अंदर, और वो भी इंग्लैंड सीरीज आसान नहीं होगी, उनकी पूरी की पूरी टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है। 9 तारीख को एक अच्छी बात है कि गैरी कर्स्टन भी आपको ज्वाइन कर चुके होंगे पाकिस्तान टीम को, तो एक अच्छा आपका जो सा वो एक कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन कल जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेली है, खास करके आपका बैटिंग ऑर्डर जब क्लिक हुआ है, एक बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के अंदर वो जो हम बात करते हैं डेप्थ आपके पास है मौजूद। लेकिन आपने एक और भी चीज दिखाई कि खाली बाबर आजम नहीं, दूसरे बैट्समैन भी कैपेबल हैं। आपको बाबर आजम एरा से मैं फिर कहता हूँ निकलना पड़ेगा, आपको टीम यूनिट बन के खेलना है। बाबर आजम आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स हैं, लेकिन आप हमेशा एक प्लेयर के ऊपर टूर्नामेंट नहीं जीतते, आप मैचेस जीतते हो। आपको टूर्नामेंट के लिए ऐसा टीम आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा, बॉलिंग के हवाले से रिशाद भाई आपका कमेंट मुझे चाहिए। ऐसा लगता है पहले बॉलिंग इतनी हमारी ट्रस्टवर्दी होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम अगर फॉर एग्जांपल वनडे में 150 रन भी हमने बना लिए, या T20 में अगर 130-35 रन भी हमने बना लिए, तो हमें लगता था कि वी कुड फाइट बैक, और अक्सर हमने फाइट बैक किया है, हमने बड़े छोटे छोटे टोटल्स को डिफेंड किया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे जो पेसर्स हैं वो या तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा दोबारा से, छोटी टीम है आयरलैंड उसके खिलाफ भी, कि वो विकेट्स उस तरीके से लें और उस तरीके से ब्रेक थ्रूज कर पाएं। इसकी बुनियादी वजह क्या देख रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं आप इसके अंदर? जी हाँ, देखिए ये जो मैंने नोटिस किया था वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी पे अगर आ जाए, पहले तो ओपनिंग स्पेल्स वो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वो डेथ ओवर्स में उनसे बॉलिंग उस तरह से नहीं हो रही, बहुत रन्स कंसीड कर रहे हैं वो। और डेफिनेटली वो लगता है ऐसा है कि इस शॉर्ट ऑफ स्टेमिना में भी, और मे भी कोई इंजरी, कोई निगल उनको बॉदर कर रहा है, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में बहुत अच्छे बॉलर थे। और इस वक्त उनकी कंसिस्टेंटली वो यानी अब 30-40 रन दे रहे हैं डेथ ओवर्स में, विच इज अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान। दूसरे कि मोहम्मद आमिर का मैं कहूंगा कि अभी तक तो कोई इंप्रेसिव कमबैक नहीं है मोहम्मद आमिर का। वो दुनिया में बहुत सी T20 लीग्स खेलते हैं, बाद लीग में वो अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल टॉप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब बिल्कुल पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस लेवल पे आई एम सॉरी टू से, लेकिन आमिर की वो क्लास ऑफ बॉलिंग नजर नहीं आ रही। तो ये भी एक बड़ा मेजर कंसर्न है। अच्छा, नसीम अगेन कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, बट नसीम शाह मेरे ख्याल रिदम में आ जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे उनसे उम्मीद है कि वो डेफिनेटली स्पीयर हेड करेंगे नसीम शाह। अच्छा, आई फील तो वह जिस तरह से भी हम बात ही बॉलिंग की कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं फिर हम कि एक बार फिर बॉलिंग ने मायूस किया है और हमारे प्लेयर्स जो हमारे बॉलर्स हैं उस तरीके से नहीं चल सके इस सीरीज में? देखिए, बॉलिंग का तो अगर सबसे बड़ा जो अगर इशू की बात करें तो आपको हंटिंग इन पेयर्स हमेशा जब हम कहते हैं, आमिर का बेशक इकोनॉमी रेट एक साइड से अच्छा मेंटेन वो करके रखते हैं, दूसरे एंड से एक फास्ट बॉलर जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, ये एक फास्ट बॉलिंग का हंटिंग इन पेयर को जिसको हमेशा हम कहते हैं। अच्छा लगा कल शाहीन शाह अफरीदी ने कल 3 खिलाड़ियों को आउट किया, कल रिदम में आपको नजर आए। मोहम्मद अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद आमिर की बात करूं, विकेटलेस अपना कोई ज्यादा एज सच उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि आप हसन अली को कहां से बीच में ले आए तीसरे T20 के अंदर, कि आपने अचानक हसन अली को बीच में इंक्लूड कर दिया। शायद वो उन कंडीशंस को यूज टू करने के लिए जो भी मामला आते तो इंग्लैंड में हसन अली एक बरकत है जो कभी कभी पड़ जाती है। वो मैं कल भी इमरान भाई लिटरली सोच रहा था कि जब वर्ल्ड कप करीब आता है तो दो नाम, शायद लोग मुझसे इख्तलाफात भी इस पे करें, हसन अली और राना फहीम अशरफ कहां से बीच में आ जाते हैं समझ ही नहीं आती इस चीज, क्योंकि भाई आखिर होता क्या, कहां से वो बीच में आ जाते हैं। लेकिन चले जो भी मामला हैं, पाकिस्तान बॉलिंग की अगर बात करो तो सबसे बड़ा एक इशू इस वक्त, फिर मैं इस चीज को दोहराऊंगा कि आपका वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड चेंज होगा। पाकिस्तान बॉलिंग की अगर बात करें तो अगर दूसरी टीम्स को कंपेयर करूं, इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, क्योंकि यूएस कंडीशंस के अंदर जो अब तक खबरें कि वहां पर स्पिनिंग ट्रैक होंगे। अगर मैं पाकिस्तान बॉलिंग की लाइनअप की बात करूं तो आपके पास इस वक्त कौन सा प्लेइंग 11 के अंदर स्पेशलिस्ट स्पिनर आपने खिलाया? इब्रार को आप बाहर बिठा के रखा हुआ है, आपने उसको अभी तक यूज नहीं किया। अगर बात मैं करूं शादाब खान की मात की, वो आपके पास ऑलराउंडर्स की हैसियत से खेलते हैं। एक टॉप परफॉर्मर विकेट टेकर उसामा मीर PSL का, आपने उसको ड्रॉप किया, किस पेस पे ड्रॉप किया?
समझ में नहीं आती। आमिर जमाल की बात करूं, बात होती है कि जी वो रन्स लीक करता है, 9-10 रन पर ओवर जाता है, लेकिन वो जो बैटिंग में क्वेश्चन देता है वो आपको एक एज पॉइंट मिलता है। आपकी अटैक बॉलिंग के अंदर कोई मसला नहीं, आपके डेप्थ के अंदर आपकी जो मिड ऑर्डर्स है उसमें भी कोई इतना इशू नहीं। आपका सारा का सारा मसला जो शादी बता रहे थे, आपका डेप्थ ओवर्स के अंदर, आपके पास डेप्थ ओवर का बॉलर ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान टीम में। हारिस रऊफ को आपने साथ कैरी किया हुआ, हारिस रऊफ को तक आप कैरी कर रहे हो, लेकिन आपने अभी तक हारिस रऊफ को यूज नहीं किया उस लेवल पे कि अगर वापस आप उनको लेके आना चाह रहे हैं। मैं इसलिए बातें सारी कर रहा हूं कि अच्छा, ये जो स्पिनर्स की आप बात कर रहे थे, मैं भूल जाऊंगा, इमाद कल फिर अपना कोटा उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर कल पाकिस्तान ने 6 बॉलर्स इस्तेमाल किए और इमाद कल फिर 3 ओवर्स किए उन्होंने। योर टेक? मैं इमरान भाई यही चीज कह रहा हूँ ना कि मुझे जो थिंक टैंक वहां पर बैठा मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर चल क्या रहा है मामला। देखें, आप इमाद वसीम को ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसा जेन्युइन ऑलराउंडर है, लिटरली उसने परफॉर्म बैट से किया, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग उसका मेन शोबा है। आप अगर अपने प्राइम बॉलर को अगर आप पूरा कोटा नहीं करने दे रहे तो मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर हो क्या रहा है वहां पर, क्या मामला चल रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान टीम की बात करें, ठीक है आपने मैच जीता, बहुत अच्छी बात है, सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है आप जीतो, लेकिन ये जो बैटिंग पोजीशंस हैं या आपने कहां पर किस प्लेयर को किस पोजीशन पे यूटिलाइज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि आपकी टीम बहुत तगड़ी है। ऑन द पेपर्स की बात करूं, नाम आपके पास बहुत से लड़के मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रही कि यार किस प्लेयर को किस बैटिंग ऑर्डर पे हमने खिलाना है। आप शफल जितना कर रहे हो उतना आप जाके, अल्लाह ना करे, इंग्लैंड सीरीज सबसे टफ सीरीज है, इंग्लिश कंडीशंस में उनके पूरे प्लेयर्स वहां पर मौजूद है, वहां पर आपकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा कौन सा लड़का कितने पानी में है वहां पर। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि मुझे अभी भी फील होता है कि आपका स्क्वाड लिटरली चेंज होगा वर्ल्ड कप से पहले। अच्छा, रिशाद महमूद साहब, क्या आपको भी लगता है जिस तरह से अभी ओवैस ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड चेंज करना होगा, कितना जरूरी है स्क्वाड को चेंज करना वर्ल्ड कप से पहले? और जिस तरह से अभी हमने देखा मोहम्मद रिजवान की भी अगर बात करें तो उनका फॉर्म में आना कैसा था और आगे वर्ल्ड कप के लिए कितना फ्रूटफुल होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल आई थिंक की पॉइंट बिल्कुल वैसे है कि ये जिस तरह के हसन अली जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई खास कारकर्दगी नहीं है, तो उनको अचानक इंडक्ट करना बल्कि मेरा ख्याल था कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि इन ट्विन टूर्स पे आयरलैंड और इंग्लैंड पे हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड पूरी तरह टेस्ट होता, तो वो एक न्यूक्लियस फॉर्म होता और वो सारे प्लेयर जो हैं उनको एक्सपोजर मिलता, तो उसमें डेफिनेटली 1-2 चेंजेस की जरूरत है। और क्वेश्चन मार्क्स हैं कुछ प्लेयर्स पे, जिस तरह के साइम अयूब पे रमीज राजा ने भी बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया कि अब कितने चांसेस देंगे उनको। और जिससे देखिए आप, मैं समझता हूँ कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग पे, उनके स्ट्राइक रेट पे बहुत तनकीद होती रही है, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि जब वो दोनों कभी साथ आ जाते हैं तो उनकी एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल देते हैं। भारत ये एक हार्ड फैक्ट है जिसको मानना पड़ेगा, और पिछले 2 मैचेस में भी ये चीज नजर आई दोनों की परफॉर्मेंस में। आई थिंक ये साइम अयूब को काफी चांस दिए गए, उनको किसी स्पेशलाइज्ड कोच, आई होप के क्लस्टर उन पे काम करें, लेकिन ही इज कहीं ना कहीं उनके चिंक्स इन द आर्मर नजर आ रहे हैं कि वो बाउंड्री पे आउट हो जाते हैं या वो बहुत ज्यादा केयरलेस शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं। इसी तरह इफ्तिखार का मैं कहूंगा कि इफ्तिखार की पिछले 10 मैचेस में एक भी 50 नहीं है, और उनका बड़ा की किरदार होता है कि वो एक स्लॉगर के तौर पे सामने आए, लेकिन वो लेस देन डबल फिगर्स आउट हो रहे हैं कई दफा। तो ये देखनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि जब जरूरत होगी पाकिस्तान को स्लॉगिंग करने की बाद में, तो क्या वो प्लेयर्स क्लिक कर रहे हैं। तो ये सारी एक जेल होने की जरूरत है स्क्वाड को बहुत ज्यादा। के इंग्लैंड के 4 मैचेस हैं T20 के, और वहां स्टिफेस्ट टेस्ट कंपेयर टू आयरलैंड, बहुत टफ टीम है इंग्लैंड की, तो मैं समझता हूं कि वहां पे और ज्यादा चीजें ये वही ना, हम कॉम्बिनेशंस क्या ट्राई करें कि हम पहला मैच हार के प्रेशर में आ जाते हैं, हमें जीतने के लाले पड़ जाते हैं कि भाई कॉम्बिनेशंस बाद में ट्राई करेंगे, सीरीज जीतो, कहीं पीछे शोर मच जाएगा, ये क्या हो गया, हमने तो पहला मैच ही हार दिया। तो कॉम्बिनेशंस हम क्या ही ट्राई करें ऐसी सीरीज। आयरलैंड का आपने जिक्र किया। अच्छा, एक तो कर्स्टन का आपने बताया, तो खबर ये जी कि 19 मई को गैरी कर्स्टन पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन करने जा रहे हैं। साइमन हेलमेट फील्डिंग कोच हैं और डेविड रेड बतौर मेंटल परफॉर्मेंस कोच मुंतखब हुए हैं। डेविड रेड हैं या डेविड रीड हैं, अवैस वुड कंफर्म, क्योंकि कोचिंग इनका डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसके साथ अवैस मैं प्लेइंग कंडीशंस या प्लेइंग एटमॉस्फेयर के हवाले से पूछना चाहूँगा। मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि तमाशाई, वो हमारे गांव देहातों में मैच होते हैं ना, अक्सर बाउंड्री के अंदर भी तमाशाई बैठे होते हैं और वही कैच कर रहे होते हैं। इन स्टेडियम्स को या इन प्लेइंग प्लेसेस को देख के भी आयरलैंड में ऐसा लग रहा था। ओवरऑल क्राउड रिस्पॉन्स इस सीरीज का, प्लेइंग क्रिकेट इन आयरलैंड, एक नई क्रिकेटिंग नेशन है, कैसा था? आपका क्या टेक है इसके ऊपर?
इमरान भाई, मुझे आयरलैंड जाके मौका मिला, आयरलैंड डबलिन में खेलने का, काफी अच्छा, मैचेस वहां पर खेला। कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोटर्फ विकेट के ऊपर एज कम्पेयर टू मेट्रॉफ विकेट की बात करो, जो कारपेट होता है वहां पर बॉल राइज भी होता है, स्विंग भी होता है। अच्छा। और क्योंकि ये बारिश वाला अमूमन वहां पर लगी रहती है, ज्यादा ठंडा है एज कम्पेयर टू यूके की अगर बात करें, तो वो टेम्परेचर बॉडी को वो अपना सूटेबल करना, वो भी थोड़ा सा टाइम वहां पर आपको ऐसा फास्ट बॉलर स्पेसिफिकली आपको लग जाता है। क्राउड की बात करें, पाकिस्तानी वहां पर मौजूद है, लेकिन उस टेंडेंसी के मौजूद नहीं जैसे अगर आप बात करें यूके के अंदर हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं जरूर है वहां पर, लेकिन उनके ग्राउंड्स की अगर बात करूं तो ये कुछ बहुत कम स्टेडियम्स हैं, सच इतने ज्यादा स्टेडियम्स उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो क्रिकेट ग्राउंड्स में लोगों ने बनाए हुए हैं नॉर्मली वो बहुत अच्छी हैं, बुलेट किस्म की उनकी आउटफील्ड होती है वहां पर। आपको पता है कि और ये आयरलैंड टीम की अगर बात करूं, मैंने आपके ही प्रोग्राम में शायद बात की थी कि जब मैं क्वालिफायर्स खेल रहा था यूए के लिए, इनके खिलाफ जब खेला था, पोर्टरफील्ड के जो कैप्टन थे इनके, तब उस वक्त T20 स्टार्ट हुई थी, लाइक एज सच पीक नहीं पकड़ी थी T20 ने। तो यही बात होती थी कि वो टॉप परफॉर्मर थे क्वालिफायर्स के। अफगानिस्तान आयरलैंड की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक दफा लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े थे, उन्होंने कहा था कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, लेकिन आईसीसी हमारी तरफ देखता नहीं, हमें नेशन जो नहीं, आई थिंक दे डिजर्व, दे प्लेड रियली गुड क्रिकेट। बिल्कुल आखिरी मेरे पास 20 सेकंड है, आपको आयरलैंड में किसी अफगानी फैन ने छेड़ा तो नहीं, कुछ कह के कुछ कहा तो नहीं आपको? अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस तो बहुत खेले हैं, लेकिन टफ फैंस हैं, टफ फैंस हैं पाकिस्तान के हवाले से, खास तौर पे नीयत के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। किसी भी कंट्री की तरफ से खेल रहे हो, आई डोंट नो कोई इशू क्या है हमारे साथ, लेकिन क्रिकेटर्स की बात करूं, हीट ऑफ द मोमेंट होती है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन फैंस वाला जो मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। भाई शारजा में भी कुर्सियां उठा लेते हैं भाई। ठीक है वैस, टाइम हमारा खत्म हो गया इनफैक्ट सेगमेंट का। इरशाद भाई, सीनियर तज्जियाकार वैस, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जब भी हम मधु करते हैं आप तशरीफ लाते हैं, खुशी हमें जीत की है जी, जीत जाती है टीम तो फिर हमें नकाइस भूल जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते रहें और डिस्कशन करते रहें ताकि टीम में बेहतरी आए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी लव क्रिकेट। ऐसा ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बल्कि कल से कबल भी एक दो दिन हमने ये बात की थी कराची में, जो पिछले कई सालों से भी कह सकते हैं। वैसे ये भी है कि हम इम्तिहानी मराकज़ की बात कर रहे थे, पर्चा लीक होने की बात कर रहे थे। कल केमिस्ट्री का पेपर था जो कि लीक हुआ। आज बताया जा रहा है कि बायोलॉजी का जो पेपर है वो भी सॉल्व्ड पेपर मार्केट में आ चुका है, और इम्तिहान से पहले ही सोशल मीडिया पर इस तरीके से पर्चे वायरल होना अब मामूली बन गया। और कई दफ़ा तो अब हमने देख ही लिया, कल भी आपको बताया, आज भी, कि पेपर्स जो हैं सॉल्व्ड पेपर्स वो भी वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ज़ेरे गर्दिश हैं। कई जो इम्तिहानी मराकज़ हैं इसके साथ साथ उनमें लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद तलबा शदीद गर्मी में इम्तिहानात देने पर मजबूर हैं। और जो कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान एक इम्तिहानी मरकज़ है, उसमें नकल कराने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और रीजंस क्या हैं, ये रोक क्यों नहीं पा रही है इंतजामिया, इस सारे मामले कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, इस पर बात करने के लिए बिल्कुल, और बल्कि इसकी हेडलाइन तो ये हो सकती है कि कराची में लीक्ड इम्तिहानात का सिलसिला जारी है, मुसलसल पर्चे लीक हो रहे हैं एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप। आयशा हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल। आयशा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इस वक्त एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर हैं और अभी जब हमने ऑफ एयर आयशा से बात की तो हमें पता लगा कि वो पर्चा मौजूद है इनके पास जो लीक हुआ है। तो ताज़ा तरीन क्या है? स्टूडेंट्स तो आए होंगे कि आप हमें दे दें, जरा हेल्प मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के पास भी ऑलरेडी मौजूद है, क्या सूरत हाल है? तो बिल्कुल सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी है। 7 मई को जो है इम्तिहानात का आगाज़ हुआ था और 3.5 लाख से ज़ायद तलबा जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह कि 8वां रोज़ है आज इम्तिहानात का, और 8वें रोज़ भी जो है वो पर्चा हस्बे मामूल जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन गया है। व्हाट्सएप ग्रुपों पर जो है वो पर्चा जवाबात के साथ शेयर किया जा रहा है, और इनका तो नकल माफिया का टारगेट होता है कि 9:30 बजे से पहले जो है हमें सोल्ड पर्चा जो है वो दे देना है। क्वेश्चन पेपर्स भी आते हैं और आंसर्स भी साथ में आते हैं, और MCQs जो है वो 9 बजे से भी 9:05 पर जो है वो दे देते हैं, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सेंटर के बाहर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद हैं, और वो जो है वो इम्तिहान शुरू होने के बाद यहाँ पर दाखिल होते हैं अंदर, क्योंकि उनको पता है कि पर्चा लीक हो जाएगा, और पर्चा जो है वो हम देख कर इसके बाद सारे जवाब। अच्छा, वन थिंग, पर्चा लीक होने के बावजूद भी क्या पेपर हो रहा है, इम्तिहान जारी है?
बिल्कुल बिल्कुल, इम्तिहानात तो जारी हैं, उनको तो स्टूडेंट्स के तो मजे लगे हुए हैं यहाँ पर क्योंकि पहले दिन से ये सिलसिला जारी है और अब तो 8वां रोज़ा है और कोई भी मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से भी कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया। बस उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जैमर्स लगा दें या इंटरनेट जो है वो कर लें, मुअत्तल कर लें। आयशा, मेरे ख्याल से जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना ओवरऑल कंट्री के, देखिए कोई भी मसला होता है तो इंटरनेट की बंदिश सबसे पहले कर दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में भी आखिरी हल यही निकलने वाला है, जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। क्या वो एक सोल्यूशन वाहिद है इस सारे मामले से निकलने का? लेकिन देखें, जो अहम पर्चे हैं वो तो निकल गए हैं, मैथ्स का भी हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, आज बायोलॉजी का पर्चा है। तो अब जो है वो इंटरनेट की बंदिश हो या ना हो, बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स ही लेने वाले हैं। जब हमने मैट्रिक बोर्ड से यहाँ बात की उनके चेयरमैन से, तो उन्होंने भी यही कहा, अच्छा चेयरमैन ने भी यही कहा कि जो है हम सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हमारे हाथ में नहीं है। जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स को ये निशानदेही करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप जरा हमारे साथ रही आयशा, इस वक्त आपने चेयरमैन बोर्ड का जिक्र किया, शरफ शाह वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस पे बात कर लेते हैं। शाह साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। शाह साहब बड़ी, आपको तो आपका बड़ा पसंदीदा दौर चल रहा है, स्टूडेंट्स तो आपका नाम तारीख में लिखेंगे, रोजाना पर्चा लीक होता है और हलशुदा लीक होता है। पर्चा लीक किसको कहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बताइए बताइए। ये है पर्चा लीक, जो उसको कहते हैं जो पर्चा रात को आउट हो, हमारे सेंटर जो है पहुंचाने के पहले आउट हो। अच्छा। पर्चा जब हम जो है 50 मिनट पहले दूर दराज इलाकों में और 25 मिनट करीबी इलाकों में पर्चा पहुंचा देते हैं। अगर उसके बाद सेंटर में मौजूद सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, इसमें अगर कोई जो है वो कोई शॉट निकाल कर बाहर निकाले तो उसमें बोर्ड इंतजामिया की कोई जो है वो जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, ये जो है जी, हम जो है वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह की जो बात है, हम पीटीए वगैरह को लिख चुके हैं। उसके लिए जो है वो IAPS को गवर्नमेंट के सतह पर जो है वो अख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं और सबको इंटीमेट किया जा चुका है कि व्हाट्सएप के लिए जो है जो उसके बंदी के लिए जो इक़दाम किए जाएं वो करना है। ठीक है। सो पहली बात ये, हम स्टेप वाइज चले चलते हैं। सो पहली बात ये है कि आप इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, जो पर्चा लीक हो रहा है आपके ख्याल में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसकी सिक्योरिटी, आप ये कह रहे हैं? 40 मिनट से नहीं, मिनट की बात नहीं है सर, 1 मिनट की भी बात है। शाह साहब नहीं, ऐसा ना करें, 1 मिनट की भी बात है। अगर 1 मिनट पहले भी होता है ना, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नहीं है बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कह रहे हैं कि बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऑन रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं? अगर इम्तिहान से 40 मिनट या 50 मिनट से पहले, अगर सेंटर पहुंचाने से पहले अगर लीक आउट होता है तो बोर्ड की जिम्मेदारी है। टाइम डिटरमिन कौन करता है कि 50, उसके ऊपर तो कोई बायोमेट्रिक तो होता नहीं है कि उस वक्त लीक हुआ है। कौन डिटरमिन करेगा कि 50 मिनट पहले हुआ है, सुबह सहरी के वक्त हुआ है या पर्चा शुरू होने के बाद हुआ है? हु विल डिटरमिन दिस? जो है ये मीडिया के जो है मीडिया वाले जो है जब लगाते हैं तो आप उसको देखें किस वक्त पर्चा। मीडिया को तो अगर शाह साहब एक खुदा ना खास्ता मर्डर भी हो जाए ना या धमाका भी हो जाए ना, तो मीडिया 20 मिनट बाद ही पहुंचता है। रेस्क्यू 1112 भी इसके बाद पहुंचता है। ये तो कोई पैमाना नहीं हो सकता ना कि जिस वक्त मीडिया को पहुंचा उधर से टाइम काउंट करें, ये तो कोई नहीं होता। और फिर दूसरी बात यह कि अगर एक पर्चा लीक हुआ है, मेरी बात तो सुन लें, सवाल तो ले लें। अगर एक पेपर या 2 पेपर्स लीक हो तो फिर भी समझ आता है। अगर 7 के 7 दिन मुसलसल हो रहा है, आपने इन 7 दिन में क्या मेजर्स लिए मां सिवाय पीटीए को लिखने के लिए? ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो कोई इंटीरियर मिनिस्टर इन्वॉल्व होगा तो इंटरनेट बंद होगा। आपने मेजर्स क्या लिए बतौर बोर्ड? क्या मैकेनिज्म है आपके पास इससे बचने के लिए? हमने ये मैकेनिज्म ये किया है कि हमने अपने टीम्स को जो है वो इन्वॉल्व किया है, जो बोर्ड के अफसरान पर मुश्तमिल है, ओके, ताकि जो है वो हमारे जो है वो सेंटर्स पे जब सुबह जाए तो वहां जाके जो है इसकी तारीख को जो है सुपरवाइज करें और वहां पे पेपर शुरू होने। तो शाह साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बावजूद भी पेपर हो रहा है, आपको पता तो चल जाता होगा कि पर्चा लीक हो गया। अगर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि इतने मिनट पहले हुआ है तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, तो बोर्ड ये तो कर सकता है कि मतलब आप वो पेपर कंटिन्यू भी हो रहा है, वो सॉल्व भी कर रहे हैं और उसमें बच्चे तो बहुत बेहतरीन नंबर लेकर पास भी हो जाएंगे, और जो कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने वाकई तैयारी करके पेपर देने हैं, उनका तो नुकसान है। कितने फीसद लोगों के पास जो है वो मोबाइल होता है सेंटर्स में? ये आपके नुमाइंदा पे घूमते हैं, कितने फीसद लोगों के पास मोबाइल होता है? जो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 1% लोगों के पास है। अगर 1 लाख बच्चा उसमें पेयर हो रहा है तो उसका 1% है, फिर भी क्या आप 1000 बच्चे को उसका मुस्तकबिल तबाह होने देंगे? नहीं, 4 लाख पेयर होते हैं। 4 लाख है तो फिर 4000 बनते हैं। 1%, मैं 1% की बात कर रहा हूं। 500, जी हाँ, 507 सेंटर हैं
नहीं वो बात ठीक है शाह साहब, फिर अगर 1% के पास भी हो, मिसाल आपने कहा कितने फीसद होता है, 99% के पास नहीं है, 4 लाख में से 4,000 के पास भी है, तो 4,000 हम ऐसे जाने दें, बनने दें? जी हाँ, उनको जाने दें, उनका मुस्तकबिल का कोई परवाह ना करें शाह साहब? उसका कोई जो है वो मैकेनिज्म नहीं है कि जो है शाह साहब क्यों नहीं है? आपको पता क्यों नहीं है? जो हम तो 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ तनकीद करना नहीं है आपके ऊपर। आप हमें मालूम है कि ह्यूमन रिसोर्स कम है, वसाइल के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन एक तो जिम्मेदारी से मुबर्रा होना हमें बड़ा हर्ट कर रहा है कि जी बोर्ड का कोई कसूर ही नहीं है। हमें तो पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी और बोर्ड में होता है वैसे, कभी हमने भारत में सुना हो, बांग्लादेश या श्रीलंका में सुना हो, ये सिर्फ कराची में ही क्यों सुनते हैं? पंजाब में भी हम यूजुअली नहीं सुनते। ये कराची में एक माफिया है जो इस काम पर सरगर्म है, जो पेपर आउट कराने में और इसमें मुनज़्ज़म तरीके से काम करी है। अच्छा, कहीं जी हाँ, और जो है अब उसकी निशानदेही के लिए हम काम कर रहे हैं कि कहाँ पे एक वक्त जो मुनज़्ज़म तरीके से माफिया काम करी है, जो इस सिस्टम को और बोर्ड को जो है बदनाम करने की साजिश कर रही है, जिसमें वो चाहते हैं कि बोर्ड के कंट्रोलर और चेयरमैन पर तो जो है वो डायरेक्टली जो है अटैक करे। तो मैं जरा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, जिस दिन पहले दिन आपको मालूम पड़ा, पहला पर्चा जब लीक हुआ, वो आज तो नहीं हुआ, वो तो कई सीजन से हो रहा है, लेकिन चलें जब आपको मालूम पड़ा, आपने क्या मेजर्स लिए हैं उसके लिए? जरा कोई 2-3 गिनवा दीजिए कि मैंने ये मेजर्स लिए। हमने उस वक्त ये कहा कि पर्चा जो है आप उसकी टाइमिंग हमने चेंज की, हमने जो है अपने स्टाफ को जो है वो मुतहरिक किया और हमने गवर्नमेंट को बताया कि जी यहाँ पर ये जो है इशू है, जिसके लिए हाईएप्स को जो है वो एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए पीटीए। हाईएप्स कौन है? आप चेयरमैन बोर्ड हैं, आपसे ज्यादा हाईएप कौन है? गवर्नमेंट सिंध। अच्छा, गवर्नमेंट सिंध में किससे बात की, किस वजीर से बात की आपने? जी हमारे डिपार्टमेंट के जो है वो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं। अच्छा, उनसे हमने जो है बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? रिटर्न में बात हुई आपकी? हमने रिटर्न में पीटीए को लिखा है। नहीं पीटीए की नहीं, वज़रा की बात हो रही है ना। वजारत तालीम ने क्या जवाब दिया आपको इसके जवाब? वो भी सिलसिले में काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में वो काम कर रहे हैं। जब तक वो काम करेंगे मेरा ख्याल है शाह साहब, तब तक तो पेपर्स भी खत्म हो जाएंगे और ये जो 505 सेंटर्स में से आपको रोजाना 5 सेंटर्स में ये मजाक नजर आए जी, तो आप इस पे नहीं कह सकते कि पूरा सिस्टम कह सकते हैं सर। शाह साहब एक बच्चे पे भी कह सकते हैं। सोचें अगर शाह साहब वो बच्चा आपका है, अगर शाह साहब वो बच्चा आपका या मेरा है और वो नकल से पास हो रहा है, वो एक बच्चा है, क्या आपको कंसर्न नहीं होगा सर? क्या ये कैसे कह सकते हैं? आपके 5 सेंटर की बात है, हम बात ना करें सर। एक बच्चा भी उतना ही कीमती है जितने 5 बच्चे हैं या 5 लाख बच्चे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? आपके जमाने पेपर से चीटिंग नहीं होती थी जी? आपने कभी पेपर देखकर चीटिंग नहीं देखी? तो उसको जायज करार दे दे सर, अगर होती थी। अगर मैंने भी किया तो गलत किया, आपने किया तब भी गलत किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी किया तो गलत किया। गलत इज गलत सर, कोई भी करे। गलत जी हाँ। तो वो देखिए कितने फीसद जो लोगों को चीटिंग में पकड़ा जाता है। मैं हैरान हूं कि आप फीसद के ऊपर रुक गए शाह साहब, और चेयरमैन बोर्ड इस तरह की बात करे कि अगर चंद फीसद हो रहा है तो क्या है? क्या आप इसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं? दुनिया में कहीं ऐसे केसेस नहीं मिलते हैं, वेदर इट्स इंडिया, इट्स बांग्लादेश, श्रीलंका। मैं हैरान हूं और मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ मेजर्स गिनवाएंगे कि हम इसके ऊपर इस तरीके से काम करें। ही डजंट नो एनीथिंग। आई नो मस्ट बी अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और समथिंग, और इसीलिए वो अपने वज़रा का नाम भी नहीं ले रहे। लेकिन आप सोचिए अगर बच्चा 1% एक बच्चा भी है या 1000 बच्चा भी है तो क्या हम उसके मुस्तकबिल को झोंक दें अंधेरे के अंदर? और हम यही कर रहे हैं। और ये सिलसिला अब से नहीं है, ये कब से सिंध में तो चला आ रहा है और हर बार मेरे ख्याल है मई में आकर हम यही बात कर रहे होते हैं टीवी पर बैठ के कि जो इम्तिहानी मराकज है वहां पर चीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। आई होप हमने ब्रेक लेनी। जी हाँ, ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हम बात कर रहे थे, वो है कराची में नकल माफिया जो बेलगाम हो गया और किस तरीके से सॉल्ड पेपर्स मिल रहे हैं। इस हवाले से सैयद शरफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड है, लेकिन जो उन्होंने इसकी सारी मंतक पेश की वो हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आई है। आयशा खान हमारी नुमाइंदा मौजूद है कि इम्तिहानी सेंटर में उनसे भी हम बात कर रहे थे। आयशा, जिस तरह से अभी हमने मौक़िफ़ जाना चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का, क्या इससे कबल भी जो आप तक मौक़िफ़ पहुंचा है बोर्ड का वो यही है, इससे मिलता जुलता कि वो जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल मुबर्रा है? वो कह रहे हैं कि हम तो जिम्मेदार नहीं है, अगर ये पेपर लीक होता है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जब हम पेपर भेज देते हैं सेंटर्स में। जी, ये नकल माफिया की जानिब से जो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ, और उसमें जो है वो पर्चे आउट किए जा रहे हैं और उसमें जवाबात के साथ जो है वो पर्चे दिए जा रहे हैं, और वहाँ पर बोर्ड को खुला चैलेंज भी किया जा रहा है कि ये हमने पर्चा दे दिया है और इंतज़ामिया जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस हवाले से जब हमने मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन से बात की तो उनका यही कहना था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि हम जो है वो बोर्ड से 40 मिनट कबल जो है वो पर्चा दे देते हैं और हब सेंटर यहाँ पर
19 कराची में कायम किए गए हैं। वहाँ से जो करीबी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर पर्चे जो है वो दिए जाते हैं, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट होता है वो इसका जिम्मेदार होता है और हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसमें मुलविस होगा उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें जो इंतजामिया है, बोर्ड इंतजामिया, उनका कोई जो है वो अमल दखल तो नहीं आयशा, है। बोर्ड और ना इंतजामिया ही का जो तो ये वो मौकफ हमारी- है, तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार है बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक, उनसे आपकी बात हुई है? जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से जो है वो पर्चे दे रहे हैं और यहाँ पर हम मुकम्मल तौर पर जो है वो शफाफ पर्चे यहाँ पर हो रहे हैं। वो तो अपनी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे और ना ही इंतजामिया जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी तो कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बोर्ड इंतजामिया सिर्फ यही कर रही है कि जो उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट इस चीज़ में मुलविस लगता है तो उनको वो आर्जी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर देते हैं और नए नाम दे देते हैं, फिर उनकी जगह जो है वो नए सेंटर सुपरिटेंडेंट को तैनात कर देते हैं। अच्छा, ये शरफ शाह साहब तो कह रहे थे कितने ही फीसद लोग होंगे या स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास मोबाइल होंगे इस क्लासेस के अंदर या एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर, वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे मैंने उनको 1% की एग्जांपल पे भी दो के कहा कि 1% है तो भी गलत है, लेकिन ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, जैसे दिखाई जी विजुअल्स, हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, इसमें देखिए हर बच्चे नहीं, हर बच्चे की मोबाइल फोन उठाया हुआ है। तो आप प्रैक्टिकली वहाँ पे आप इस वक्त आयशा सेंटर के बाहर मौजूद हैं, क्या बच्चों के पास मोबाइल फोन्स मौजूद होते हैं? क्या ये लिवरेज भी ले लेते हैं बच्चे? इसकी क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है? देखिए 3.5 लाख से ज़ायद जो है तलबा पर्चे दे रहे हैं और 3.5 लाख से ज़ायद ही रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतादिद जो सेंटर्स हैं उसमें अंदर भी मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। बाकी जो सेंटर्स में जहाँ ज़्यादा सख्ती की जा रही है तो वहाँ पर वो गेट पे खड़े होकर ही जो लीक पर्चा आ रहा है वो सारे देखकर सारे जवाबात नोट करके इसके बाद जो है वो सेंटर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा कि बच्चे जो है वो इम्तिहान के बाद आ रहे हैं, इम्तिहानी वक्त के बाद आ रहे हैं, बल्कि उनको जो है वो बिठाया जा रहा है और उनसे पर्चे भी लिए जा रहे हैं। ये हर सेंटर में यही हो रहा है, मगर जो इतने सारे सेंटर्स हैं, तकरीबन कोई 505 के करीब जो है वो इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। और इसमें सबसे जो अहम बात यह है कि निजी स्कूलों को जो है वो इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं, जबकि वो छोटे निजी स्कूल जो होते हैं जिनमें सहूलियात भी नहीं है। और यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिर में इसको भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि जिस तरीके से बच्चे पेपर दे रहे हैं, एक कमरे में 70 जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, पंखा बिल्कुल नहीं है, कई सेंटर्स में हमने ये भी देखा, ये सारी मुश्किल आदमी है। तो इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आ सके, इंतजामिया कोई बात हो सकी आपकी? जी देखें, हमने जो देखा मुताबिक सेंटर्स में चटाई भी नहीं थी और बच्चे जो है वो शदीद कड़ी धूप में जो है वो नीचे फर्श पर जो है वो इम्तिहान दे रहे थे। और मैथ्स का पर्चा तो आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है और इस कंडीशन में इम्तिहान देना तो तलबा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंतजामिया ने कहा कि हम फर्नीचर की जो दस्तियाबी है वो यकीनी बना रहे हैं। चलें आयशा, थैंक यू, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। हालात आपने देख लीजिए, उन्होंने कहा यूज़ नहीं होते, चेयरमैन बोर्ड ने कहा हो रहे हैं, विजुअल्स में आप देख सकते हैं। और बच्चे पेपर्स शुरू होने के बहुत देर के बाद आ रहे हैं, वो पढ़ के आते हैं ना, हलशुदा पर्चा पढ़ के आते हैं, ये हाल है। और चेयरमैन बोर्ड कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, और आज कॉफी ज़ैनब जतोई पिलवा रही हैं और पी रही हैं। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट के साथ गुफ्तगू भी हो रही है उनके करियर के हवाले से, इंटरेस्टिंग है। आपको सेगमेंट दिखाते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो के सेगमेंट कप ऑफ कॉफ़ी के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ टीचिंग से किया और अब माशाल्लाह से वो सेनेटर हैं, MPA, MNA और फिर सेनेटर। ये सफ़र कैसा रहा उनसे आज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बुशरा साहिबा, आप पहले माहिर तालीम थी, पढ़ाती रही हैं, उसके बाद अब माशाल्लाह से आप सेनेटर, तो क्या कहेंगी कहाँ से करियर का आगाज़ किया, पहले तो ये जानना चाहेंगे। 2013 में मैंने अपने सियासत का करियर स्टार्ट किया और फिर 2 टेन्योर्स किए। पहली तो हमारी हुकूमत थी, तो सेकंड मुझे अपोजिशन में भी बैठने का मौका मिला। फिर द पार्टी डिसाइडेड दैट दे वांटेड मी इन द फेडरल। अच्छा, तो ये कुछ माह पहले, 1 माह पहले की ही बात है, दैट दे ऑफर्ड मी अ सीट इन नेशनल असेंबली। अच्छा।
अभी उसका सफर चल ही रहा था दैट दे डिसाइडेड दैट दे वांट मी इन द सेनेट। आपने पीएमएलए नहीं क्यों चूज की? पीपल्स पार्टी भी थी, पीटीआई भी थी। पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब का एक नारा और शहबाज साहब के इनिशिएटिव्स थे, तो फिर बड़ा देखभाल के सोच समझ के, बिकॉज जाहिर बात है जब 2013 में मैंने सियासत ज्वाइन की, अब तो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ यंग एजुकेटेड पीपल। जिस तरह से आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, टीचिंग भी कर ली, तो क्या एक ऐसा कोई खास शौक था आपको शुरू से, या कोई फैमिली में कोई थे, कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जिससे इम्प्रेस थी और आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया? फैमिली तो मेरी एज सच पॉलिटिकल नहीं है। वी बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। माय हस्बैंड अ बैंकर, और ये है कि एक पार्टी के साथ अफिलिएशन थी हमेशा से, बिकॉज माय फादर वाज हेड ऑफ द ट्रेडर्स विंग। बीइंग अ वुमन, पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल है, क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? हमारा जो माशरा है उसमें औरत जो है अपनी जगह भी बनाती है और अपनी इज्जत भी बनाती है, लेकिन अपने रवैये से। तो ये हम पे भी, खवातीन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं पे किसी प्रोफेशन में जब आप पावर हंग्री होते हैं तो फिर चांसेस ऑफ यू बीइंग हरास्ड भी बहुत ज्यादा हाँ, बिल्कुल। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालें तो बहुत सारी मुश्किलात आसानियों में बढ़ जाती हैं। कभी मौका मिले कि सियासत में जाके भी लोगों को एजुकेट किया हो? कुछ डिग्री की नॉलेज होती है, कुछ एक्सपीरियंस की नॉलेज होती है। मेरा ख्याल है कि मैंने 10 साल सियासत में रह के ये बड़ी ख़ास तौर पे लेजिस्लेशन के हवाले से हमारे पास ऐसे भी पार्टी वर्कर्स हैं जिनके पास डिग्री तो नहीं होगी लेकिन ग्राउंड पे उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला। तो अगर मैं आज ये कह दूं कि जी मैं मास्टर्स डिग्री हूं और मैं लम्स में पढ़ाती थी और मुझे बहुत सारों को पढ़ाने की जरूरत है, तो ये गलत होगा, बिकॉज मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है क्योंकि मेरे पास ग्राउंड पे वो एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने अंगूठा छाप खवातीन से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा बुशरा साहिबा, जिस तरह से अभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो सारा हाल है बाल है, अब से गवर्नमेंट बनने से पहले जो था, क्या कहेंगी, क्या कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? मेरा ख्याल है वी एज अ सोसाइटी नीड टू वर्क ऑन आवर टॉलरेंस। मेरे ख्याल से एक दूसरे के नजरिए को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो रिलीजियस हो, हमने कुछ अरसे में इतनी पोलराइजेशन का सामना किया है जिससे मुल्क को नुकसान हुआ है। कोई विजन है, कोई स्पेसिफिक एक चीज कि मुझे आज से 10 साल बाद यहाँ पहुँचना है? मैंने 10 साल बहुत अपने वो कहते हैं ना, बिकॉज व्हेन यू आर यंग एंड यू एंटर पॉलिटिक्स तो आपका दिल करता है कि बहुत स्क्रीन टाइम मिले, करंट अफेयर्स पे जाऊं और तहलका खेज वो बयानात दूं, ट्विटर पे वायरल हो जाऊं, लेकिन मैंने उसके बरक्स मैंने आई फोकस्ड ऑन वर्किंग एंड आई फोकस्ड ऑन लेजिस्लेशन। मुझे बहुत लोग कहते थे कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कब आएंगी, तो मैं कहती थी मेरी नियत सियासत में आने के लिए ये थी कि मैं आवाम के फायदे के लिए काम करूं। अच्छा, एमपीए, एमएनए, सेनेटर, कैसा फीडबैक आ रहा है? आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में ये कि आप बिहाइंड योर बैक लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें, पहचाने। और सियासत में मैं सब खवातीन और मर्द हजरात को एक बात कहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी वो कहते हैं ना बहुत जालिम प्रोफेशन है। जैसे इंसान बढ़ता है तो उसी तरह सीन से हट भी जाता है। अच्छा बुशरा साहिब, अभी सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया बहुत बेबाक हो गया है, कुछ भी चीज डाल दी जाती है, तो आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन हमारे मुल्क में होनी चाहिए? बिल्कुल, हर चीज मिकदार में और म्याना रवि में रह के करनी चाहिए। तो हमने उसके रिप्रिकॉशंस देखे और ये दूर नहीं है 9 मई का वाकया। और मुझे लगता है कि 60+ % हमारी जो नेशन है वो यूथ है, तो ये यूथ बल्ज का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज सोशल मीडिया। अब इस पे डिसइंफॉर्मेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर इसको मॉनिटर नहीं करेंगे, इवन आप अमेरिका में देखें कि इसको मॉनिटर करने का, क्योंकि देखें हर चीज जो नई आती है, जिस तरह टैब्स आई, उन्होंने कहा कि टैब्स कर दो, किताबों को हटा दो। अब उसके ऊपर रिसर्च हुआ तो पता लगा उसमें डिप्रेशन आ रहा है, स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है, उनको मेंटल एग्नी है, मेंटल ये है। अब वो हटा दो, अब किताबों की तरफ दोबारा रिवाइवल कर दो। बड़ी कंस्ट्रक्टिव हमारी गुफ्तगू चल रही है। जिस तरह से आपकी सोच है, मतलब लाइक बड़ी ग्राउंडेड सी पर्सनालिटी आपकी है और बड़ी डाउन टू अर्थ आप हमेशा से रही हैं, तो घर पे भी यही पर्सनालिटी है, ऐसी ही है, या घर पे भी थोड़ी ये डोमिनेटिंग है? ये तो आप मेरे हस्बैंड से पूछिए। आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि मेरा ख्याल से खवातीन, बिकॉज आई रन माई हाउस माई सेल्फ, तो अगर हमारा घर उसमें है इन ऑर्डर है
तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं अब ये कहूँ कि जी मैं मुल्क के अवाम के बच्चों के लिए निकली हूँ जद्दोजहद करने, और मेरा अपना बच्चा बिल्कुल ही निगलेक्टेड हो, तो ये तो ज्यादती है। बिकॉज एज अ मदर मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बेटा है। हाँ, इतनी डिसेंट अप्रोच, इतनी ऑर्गेनाइज्ड, पंक्चुअल, ये सारी चीजें, इसमें टीचिंग का रोल है कि आपने पढ़ाया था। मजे की मैं आपको बात बताऊं, जब नई मैं सियासत में आई ना, तो किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी तकरीब में जाना तो मीडिया बाद में पहुंचता तो मैं पहले पहुंच जाना। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी 9 बजे का टाइम है, तो वो मीडिया वाले कहते थे मैडम आप थोड़ा तो टाइम, मैंने कहा अगर आपने 9 बजे का लिखा है तो 9 बजे ही पहुंचना था ना, मतलब कि वो एक अब आदत सी बन गई है। हाँ, बहुत सारी हमारी खवातीन जो अब वाकई कामयाब होना चाहती हैं कि हमें जिंदगी में आगे जाना है, उनको एक बस मैं नुस्खा कहते हैं ना, नुस्खा दे दें कि ये चीज आप करो तो आप कामयाब हो सकते हो। प्रायोरिटी, ये सब चीजें साथ साथ आ जाती हैं। अपनी प्रायोरिटी जो है वो स्ट्रेट रखें। और ओवर एम्बिशियस होना, एम्बिशियस होना अच्छा है, बट ओवर एम्बिशियस, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मॉरल्स, इनको कॉम्प्रोमाइज ना करें। सही है, इतनी अच्छी सोच, माशाल्लाह से ड्रेसिंग सेंस भी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती है आप, तो मुझे, और फिट भी माशाल्लाह से बहुत है। तो खाने पीने का शौक है, वैसे अमूमन कहते हैं कि बट फैमिली जो होती है उनको खाने पीने का शौक होता है, तो खाने पीने का तो शौक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, एक लाहौरी भी है, ऊपर से कश्मीरी भी है, कश्मीरी। आई एम अ ह्यूज फूडी। अच्छा, बहुत, और मुझे डिफरेंट कुजीन्स और अपना देसी खाना तो बस मैं कहती हूँ मेरी वीकनेस तो है। इतनी फिटनेस को मेंटेन कैसे किया? फिर उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। अच्छा, जिम करती हैं? जिम तो नहीं, मैं आई डू पिलाटेस एंड योगा। अच्छा, खाना खाने का आपने बताया बहुत शौक है, खाना बनाने का भी शौक है? हाय, ये अपने मेरी वीकनेस बता दी। अच्छा, मतलब कि मेरे खानदान में ना खवातीन, जिस तरह मेरी वालदा है ना, तो मैं उनसे बहुत लड़ती हूँ इस बात पे। अब मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है। हस्बैंड की तरफ से कोई फरमाइश नहीं आई कि मेरे लिए आज ये खाना तैयार करो? अच्छा, ये भी बहुत बड़ा रोल है, जिनके हस्बैंड्स को खाने का शौक हो ना, और या वो, माय हस्बैंड फ्रॉम कराची है, वो कश्मीरी बट भी, अच्छा, लेकिन वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अच्छा, और ही इज नॉट वेरी पिकी। तो मैं कहती हूँ इमरान आपकी वजह से ना मुझे खाना नहीं पकाना आया। अच्छा, बिकॉज मैं कुछ भी जैसा भी गंदा सा भी बनाऊंगी ना तो he'll eat। मैं पर्टिकुलर हूँ, मतलब मुझे रोटी गरम चाहिए। अच्छा, और मुझे खाना मजे का चाहिए, मतलब मैं खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अभी मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ रैपिड फायर खेलते हैं, तो आपने जल्दी जल्दी से रिप्लाई करना है उस चीज का, ठीक है? सबसे पहला मेरा सवाल है, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे सियासत नहीं करनी चाहिए? शेख रशीद, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक ईवान? फयाजुल चौहान। एक चीज बतानी है जो हर सियासतदान को करनी चाहिए, और कोई ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए? मेरा ख्याल है किरदार कशी नहीं करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा कंट्री जो आप विजिट करना चाहती हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जो आप चाहती हैं कि हाँ मैं फ्री हूँ तो मैं वहां जाऊंगी? अच्छा, मेरा बहुत दिल है नेपाल जाने। अपनी पर्सनालिटी को ना 3 लफ्जों में आपने डिफाइन करना है। I think I'd like to think I'm a very positive person. I'm a little hyper and aggressive. गुस्सा मुझे बड़ी जल्दी चढ़ता है। पीटीआई को एक वर्ड में डिफाइन कर दे। एक भयानक ख्वाब। ठीक है, फेवरेट डिश आपकी? बिरयानी। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो, उनको भी बहुत सीखने का मौका मिला होगा, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला है, और बाकी लोगों को भी मिला होगा। इतनी यंग एज में माशाल्लाह से खवातीन पॉलिटिक्स में आगे जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें भी लर्न करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी आगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, आपने हमारे एक खूबसूरत मेहमान से आज मुलाकात की। ऐसे बहुत सारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे इसी सेगमेंट में। अभी हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अदाकारा बुशरा अंसारी ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली हैं। बुशरा अंसारी 15 मई 1956 को कराची में पैदा हुई और एक हमसफ्त अदाकारा है जिन्होंने मज़ाहिया अदाकारी के अलावा बतौर ड्रामा नवीस और सिंगर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बुशरा अंसारी ने इंतहाई कम उम्र में अदाकारी की शुरुआत की। 1986 में उन्हें पीटीवी का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी मिला। फनकाराना खिदमात के एतराफ़ में वो 6 लक्स अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। बिल्कुल, और मज़ीद इस पे क्या बात हमने करनी है। एक तो हमें बहुत खुशी है और पेशगी माजरत है बुशरा आपस से कि हमने शुरू में ही नंबर बता दिया। एज इज़ जस्ट अ नंबर, शी डजंट लुक लाइक द नंबर ऑफ एज शी हैज़। और ये हमने बिल्कुल एक छोटी सी झलकी दी है, तो कई दहाइयों पे मुहित है, और हमें जब भी ये दिन आता है बहुत ही खुशी होती है। अल्लाह ने ज़िंदगी भी दे और ऐसे ही हशाश बशाश रखे। बुशरा आपस लाइव विद अस राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा।
वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह उठते इतना बड़ा सदमा दे दिया, नंबर ही बता दिया। ये मैं आई कैन फील इट, इसके लिए मैंने पेश की माजरत कर ली, लेकिन इट डजंट गो विद यू। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी एक छोटी सी बात है। मेरी बचपन से आदत थी, कोई मेरा नाम पूछता था ना, मैं शायद 6-7 साल की थी, मैं कहती थी मेरा नाम बुशरा है और मेरा घर का नाम गोपी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और मेरे सारे कहते थे पूरा सबक याद है, मेरे घर का पता ये है। मतलब छोटा एक बच्चा तोते की तरह ना सारा बता देता था। तो ये, और अभी सालगिरह में कोई 8 महीने होते थे, मैं पहले 1 साल आगे बढ़ा शौक होता है ना बच्चों को कि मैं बड़ा लगूं, तो 1 साल पहले का ही बता देती थी कि बस मैं अगले साल, अभी होने वाली हूँ 10 महीने के बाद। आप यकीन जाने, बाकी तो सब मामलात पे बात ही बाद में होनी थी। मैं सबसे पहले पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह लाइफ की रूटीन क्या है? स्टिल आज भी उतनी ही बिजी जितनी आज से 30-40 साल 35 साल पहले थी, उसी तरह से काम कर रही हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। अभी भी थोड़ा देर में सोई थी और उठी हूँ, लेकिन बस ऐसा भाग रही हूँ, गाड़ी नीचे खड़ी है, शूटिंग पे जाए। तो बुशरा आपा, सालगिरह तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। सबसे पहली विश आपको किसने की? बस मेरे पास एक बंदा इस्लामाबाद से आया है, उसने मुझे सबसे पहले विश किया, मेरे हस्बैंड इकबाल हुसैन ने। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो बच्चों ने तो रात को मैसेजेस किए थे, नरीमान और मीरा ने, लेकिन अभी मेरी आंख खुली है तो मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ और मेरे हस्बैंड ने आके बताया हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मैं सो गई थी जल्दी और मैं मतलब पहले सो गई थी। अल्लाह आपको ये खुशियां, ये अच्छे दिन ऐसे ही नसीब करे और ये ऐसे ही चलते रहें आपकी जिंदगी में। बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, जिसमें ओबियसली हम भी शामिल हैं, और वो कई अरसे से आपको प्यार करते हैं, और इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बेहतरीन काम देने में बतौर फनकार। पाकिस्तान की बेहतरीन फनकार है बरसगीर की, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि बहुत शुक्रिया, पहले तो मोहब्बतों का, और जाहिर इसी तरह काम चलता है। जब लोगों का प्यार मिलता है और लोगों की अप्रिसिएशन न मिले तो आर्टिस्ट तो उस पौधे की तरह पानी न मिलने से मुरझा जाए। जब तक ये पानी चलता है, ये छिड़काव चलता रहेगा, मोहब्बतों की फुहार पड़ती रहेगी, तो हम चलते रहेंगे। और हम क्या सभी ऐसे ही होते हैं, जितने लोग हैं, सबको जब उनके काम पर प्यार और मोहब्बत और अप्रिसिएशन न मिले तो वो मुरझा जाते हैं। ये मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े लोग जिनको वो हमसे 10 गुना ज्यादा गुनी हैं और सामने नहीं आ सके, कामयाब नहीं हो सकते, वो मुरझा जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्योंकि लोगों का प्यार उनकी तरफ नहीं होता। जब ये बहुत लोगों का प्यार है, बहुत शुक्रिया उनका, और इसमें और क्या कह सकते हैं, शुक्रिया से ज्यादा। और सबसे बढ़ के तो अल्लाह का बहुत शुक्र, तो अपनी आंखों में प्यार भर देते हैं, और मामूली से हमारा काम होता है, उसको पता नहीं क्या से क्या ही बना देती है दुनिया। नहीं, आपकी न सिर्फ मेहनत है, बल्कि उसमें जाहिर बात है एक बरकत का एलिमेंट होता है इन दी एंड। एक तो मैं ये पूछना, आपने अपने फैंस के हवाले से तो बात की, अपनी लाइफ के हवाले से कोई लाइफ लेसन, कोई ऐसी चीज़ जो बीइंग सीनियर आर्टिस्ट आप शेयर कर सकें लोगों तक। और ख़ास तौर पे मैं सोसाइटी के हवाले से ज़रूर बात करता हूँ, आप जैसे फनकारों की बात के अंदर अल्लाह ने बरकत भी रखी है और बड़ा दम भी रखा है, लोग फॉलो करते हैं। हमारे माशरे में बड़ी इस वक्त अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है, खास तौर पे जिस शहर में आप रहती हैं, कराची के अंदर। तो एनीथिंग दैट यू लाइक टू से आपा, जिससे लोग कुछ ना कुछ उनको मिले, प्लीज। बस मिले क्या, लोग बेचारे इतने परेशान हैं, अभी तो लोग बिलों के पीछे भाग रहे हैं। लोग तो अपनी सगी माँ की बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन ओवरऑल एज अ ह्यूमन, नोबडी, नो स्कॉलर, नो मोटिवेशनल स्पीकर, बट एज अ ह्यूमन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बहुत सारी मुश्किलें हैं हम सबके लिए, आप सबके लिए। दुनिया मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है, और उसमें हमें इन सब चीजों से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा, कोशिश करनी होगी। मुझे लगता है ये बात मैं इतनी आसानी से कह रही हूँ, इतनी आसान नहीं है, बल्कि हर किसी के अपने हालात हैं। किसी के 6 बेटियां हैं, किसी के 5 बेटे खड़े हैं, किसी के पता नहीं क्या क्या मसाइल है। आगे से जमाना इतना जालिम और इतना मोरालिटी से खाली हो चुका है, इतना कुछ है कहने को कि खाने में मिलावट तो खिलाने में तो, जज्बों में मिलावट तो ये वो। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अपनी सोल को जहाँ तक हो सके लूज ना करें, क्योंकि अगर आप गिर गए तो लोग पाँव रख के ऊपर से गिर जाएंगे। बहुत मुश्किलें आती हैं, हमें सबको आती है, मुझे भी आई है। आपको नहीं नजर आ रहा, मैंने जिंदगी भर आपको गहरे मुस्कुराते हुए नजर आई हूँ काम करते हुए, लेकिन बहुत दफा गिर के उठना, उठ के खड़े होना, खड़े होकर फिर चल पड़ना, ये अपनी जात के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आप। और अल्लाह आपको ऐसे ही खुश व खुरम रखे, सेहतमंद रखे, हंसाती रहें, काम करती रहें। और आपने सिर्फ हंसाया नहीं है, आपने सीरियस कैरेक्टर्स भी जब किए हैं तो बेहतरीन किए हैं, माशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ वेरी गुड डे बुशरा अंसारी साहब। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ द लेजेंडरी बुशरा अंसारी मौजूद थी, वन ऑफ द आर्टिस्ट जिनसे बात करके हम वैसे ही खुश हो जाते हैं, इनका नाम लेके खुश हो जाते हैं, अभी जिनका नाम ही गारंटी है, ब्रांड है। तो वी लव यू बुशरा आपा। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाते हैं।
ब्लेसिंग्स फॉर नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इतना अच्छा म्यूजिक, इतनी ज़बरदस्त कॉम्पोजिशंस, पहले तो उनको ट्रिब्यूट और फिर ट्रिब्यूट इन बच्चों को, इनके इंस्टीट्यूशन जीसी को, जो कि इतनी अच्छी एक नर्सरी बन गया है म्यूजिक की। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, मैं कहता हूँ कि आपस में मुकाबला कर करके म्यूजिकली ये लगे रहते होंगे, इतने अच्छे हैं सारे। हमारे साथ आज हमाद है और हमाद के साथ हमारे साथ गिटारिस्ट दाऊद मौजूद है। वेलकम बोथ ऑफ यू, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर। आप बहुत ज़बरदस्त गा रहे हो भाई, बहुत अच्छा लगा हमें। क्या चल रहा है? स्टडी सर। स्टडी सिर्फ तो नहीं चल रही? ये साथ साथ चल रहा है। म्यूजिक तो है ये सर, म्यूजिक नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कब से कर रहे हो म्यूजिक आप? मैं सर कर तो बचपन से रहा हूँ, मगर जो सीख रहा हूँ ना वो 3 इयर्स हुए हैं जब से जीसी हुआ है। अच्छा, किससे सीख रहे हैं आप? सर जाफर हुसैन साहब है हमारे म्यूजिक सोसाइटी के ना सर हैं, अच्छा, वो उनसे सीख रहे हैं। ठीक है, 3 इयर्स से उनकी मेहनत रंग ला रही है जाफर हुसैन साहब की, अच्छा हो रहा है। तो पढ़ते क्या है वैसे? मैं सर BS ऑनर्स कर रहा हूँ, अच्छा, बैचलर्स ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। अच्छा, लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ सर। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, और दाऊद आप भी आप गाते भी हैं या सिर्फ आप गिटार? अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि बचपन से आपने कहा कि आप गा रहे हैं, तो घर वालों को पसंद था कि शुरू से कंफर्टेबल थे? शुरू से तो नहीं था, वो कहते थे कि स्टडी को ज्यादा। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक का नहीं है? नहीं सर। यार आपकी आवाज तो माशाल्लाह इतनी पक्की है। हाँ, डोंट लुक लाइक रियाज करते हो। खान साहब लगते हैं आप। नहीं सर, वो मनकबत टाइप पढ़ते थे बचपन में। अच्छा, तो वो भाइयाँ बड़े, अच्छा, तो वो सिखाते थे थोड़ा बहुत उसके बाद। नहीं, बहुत ही अच्छा गा रहे हो। तो यूजुअली किस टाइप का म्यूजिक गाते हो? और वहाँ पे जीसी के अंदर कॉम्पिटिशंस वगैरह? जी, जीसी के अंदर सर 2 बार ऑल पाकिस्तान जीता है, एक बार चांदबाग में और एक बार इधर ऑल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह में। और जीसी से बस फोक गाते हैं, पॉप गाते हैं बस। अच्छा, बहुत ही अच्छा गा रहे हो। कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनते। शफकत अमानत अली साहब का गाना। अरे ग्रेट, पटियाला, यस। हो मेरे मन ये बता दे तू किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता, मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। ओ जीवन डगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई, तू सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, तू एक प्यासा और नदी है, काहे नहीं किसको तू खुल के बताए, जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता, मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। अरे वाह, बहुत सारे जो नए हमारे आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, गा रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके पास कोई आगे ट्रैक नहीं है कि उन्होंने कैसे, आपको पता है कि हाउ टू बी इनटू द प्रोफेशनल मार्केट, आपने कैसे आना है, आपको पता है? थोड़ा गाइडलाइन है आपके पास? क्या ट्रैक सर एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। अच्छा, मतलब क्या सोचा आपने यार इस तरह से मैं जाऊंगा आगे? सर म्यूजिक लाइफ टाइम तो नहीं सोचा, लाइफ टाइम नहीं सोचा, पैशन ही है सिर्फ। अच्छा,
एज अ करियर नहीं सोचा एज अ music? करियर नहीं सर, ओके, एज अ करियर नहीं, करियर कुछ और है सर। ठीक है। तो क्या प्रोफेशनली फिर ऐसा इरादा भी नहीं है कि अपने गाने बनाऊं? जी जी वो तो है सर, बिल्कुल है। अच्छा, साथ साथ ही है सर, शौक के तौर पर आप इसे शौक के साथ तौर पर रखेंगे? साथ अच्छा। रखेंगे। बाकी तो CSS करने का प्लान है। अच्छा, जी सर, माशाल्लाह सुरीले अफसर होंगे आप तो अच्छा लगेगा हमें। इंशाल्लाह। अच्छा, और दाऊद आपके बारे में क्या ख्याल है? आप बताइए कि आप कब से गा रहे हैं और गिटार प्ले कर? आप भी बचपन, आपको भी प्रॉपर फैमिली सपोर्ट थी जिस तरह से ये लकी रहे? अच्छा, आप भी? हाँ जी बिल्कुल। कभी घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई पढ़ाई करो, ये किन चक्रों में पड़ गए हैं? पढ़ाई के बारे में भी कहते हैं, लेकिन म्यूजिक साथ साथ लेके चले। चक्कर तो फिर जरूरी है ना, चक्कर लाजमी है। अच्छा, गुड सीन है। तो ये भी है इसके साथ साथ कि आपने कहा कि आप सीख रहे हैं, तो कितना टाइम देना पड़ता है इसको यूजुअली सीखने के लिए? सर सुबह 8 o'clock हम आते हैं यूनिवर्सिटी, 2 बजे तक क्लासेज होती हैं, 2 से शाम 7 बजे तक प्रैक्टिस होती है। तो शाम 7 बजे तक प्रैक्टिस। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपने ना नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत अच्छा गाया है। आई वुड लव अगर आप कोई और गाना उनका अगर आपके पास तैयार हो तो, क्योंकि ये भी अच्छा, एक तो आप जितनी देर में सोच लें, मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। एक तो हमें ये लगता है ना कि सुबह सुबह आके गाते हैं और फिर फौरन हम वो परफेक्शन भी ढूंढ रहे होते हैं। भाई सुबह सुबह सुर ही नहीं लगता। अच्छा, सुर तो और भी बड़ी बात है, सुबह सुबह आवाज ही नहीं निकलती। हम इवन जब आके बोलते हैं, अपने शोज करते हैं, तो हमें भी अलग से बड़ी मुश्किल हो रही होती है बोलने के अंदर। सबका एक अपना अपना जोन चल रहा होता है। तो इट्स वेरी गुड अगर इफ समबडी सिंगिंग और उसके साथ साथ वो और इतनी हाई पिच पे गा रहे हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी होगी मौसीकार, अच्छी बात है। सो अमार, डू वी हैव समथिंग खास आपका? कुछ हम कर सकते हैं? चले जल्दी से सुनाइए जी हमें। हम जरा मॉर्निंग म्यूजिक सेशन करा रहे हैं आपका। लेट्स गो। ओ परदेस गयो परदेसी होया ते तेरी अनत वतना ते लोड़ा कमली करके छड़ गया माया ते बैठी कख गलियां ते रोला हो तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लावा तेरा नाम मेरे साजन, किथे जावा आवे ना कीते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, हो अखां ने वेखिए तेरी राह तू होयों लंबिया जुदाया सके, अखां ने वेखिए तेरी राह तू होयों दूर, लंबिया जुदाया सके। टाइम हमारा खत्म हो गया। बहुत अच्छी, इतनी मुश्किल कॉम्पोजिशन है, बहुत अच्छा गा रहे थे और सेगमेंट का टाइम भी हमारा खत्म हो गया। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अल्लाह करे बहुत अच्छा फ्यूचर हो, ऐसे ही गाते रहो, सुनाते रहो। इनको जरूर फॉलो करें भी, हमाद अली इनका नाम है। फाइंड हिम ऑन सोशल मीडिया एंड सपोर्ट। हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, और आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करने जा रहे हैं भाई फूलों के शहर।
हमारे हर शहर की एक खासा है ना, हर शहर की खूबी है, पेशावर को कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। और अब इसका जो मशहूर ज़माना कदीमी किस्सा खानी बाज़ार है, जहाँ भी जिक्र होता है दुनिया में कदीमी बाज़ारों का किस्सा खानी आता है, उसकी तज़ीनो आराइश कर दी गई है। ये एक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम है ना, जिसके तहत जो मकामी इंतज़ामिया है उन्होंने एक तो उसको थोड़ा इंग्लिश सा टच भी दिया है। ये सारे इसके जो साइन बोर्ड्स हैं इनके फॉन्ट्स को एक जैसा कर दिया गया है, या और सफाई की गई है, और आई बिलीव कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है ना उनको भी मेरे में ज़ेरे ज़मीन कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा कर दिया, और कितनी खूबसूरत लुक निकल कर आई है और कितने खूबसूरत तरीके से इसकी तज़ीनो आराइश अब की गई है। ये काबली गेट कितना प्यारा लग रहा है। ये कौन सा गेट है? यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ से लोग पुराने दौर में आते थे अपने ऊंटों के ऊपर, ये सवारियों के ऊपर, घोड़ों वगैरह खच्चरों पर, और यहाँ पे बैठ के जब उनको कहवा वगैरह दिया जाता था तो वो किस्से सुनाते थे। अच्छा, किस्सा गोई की वजह से ये किस्सा खानी बाजार मशहूर है। और अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर इसी तरीके से जो हमारी और भी इमरान कदीम हमारी कुछ हैं सकाफती निशानियां, उनकी भी इसी तरीके से हिफाजत की जाए, उनकी भी तज़ीनो आराइश की जाए तो बड़ी खूबसूरत चीज निकल कर आएगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम कर ही दिया है तो प्लीज आप सफाई रखिएगा। ये आपका बाजार है, इसको संभालिएगा। गुड लक। पेशावर वालों के लिए हमने कहा भाई बहुत खूबसूरत जगह दिखाएं। इसी पॉइंट के ऊपर आज का प्रोग्राम भी खत्म होता है। आपसे मिलेंगे हम इंशाल्लाह कल। यू हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।